आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी। ठीक, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसी कहते हैं क्या? कैग, कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भाग 5 में विस्तार से बताया गया है। पूछा गया है संविधान के किस भाग में कैग के बारे में प्रावधान है? संविधान के भाग 5 में कैग के बारे में क्या है? प्रावधान है, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इसकी जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। कैग की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है यह राष्ट्रपति महोदय द्वारा क्या होता है? किया जाता है। जो कैग होता है यह राष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र दे सकता है और राष्ट्रपति महोदय के सामने अपना शपथ ग्रहण करता है। पूछा गया है कैग महालेखा नियंत्रक परीक्षक किसके सम्मुख अपना शपथ ग्रहण करता है? किसके सम्मुख? राष्ट्रपति के सम्मुख अपना शपथ ग्रहण करता है। अब किसको त्यागपत्र देता है? वह राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। आगे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो जो कैग का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। अर्थात यदि वह 63 वर्ष की आयु में कैग के पद पर क्या होता है? सुशोभित होता है तो वह 2 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। ठीक, अर्थात 6 वर्ष वह कार्य कर सकता है। ठीक, चाहे वह जिस समय बने। ठीक, आगे योग्यता, तो कैग बनने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आयु योग्यता क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसा, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को होती है, जजों को होती है जो योग्यता होती है उनके पद के लिए, उसी प्रकार से कैग की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है? वह किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक क्या चाहिए? जज होना चाहिए, जज के रूप में कार्यरत होना चाहिए। और कम से कम यदि वह जज को फॉलो अप नहीं कर पा रहा है तो वह कम से कम भारत के किसी भी राज्य का 10 वर्ष तक एडवोकेट अर्थात वकील होना चाहिए, तभी उसे क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो कैग है, कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसकी भी जो योग्यता होती है वह किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसा होता है। उसी प्रकार से जो कैग का वेतन होता है, हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वेतन कितना होता है? 2,80,000 रुपये प्रति माह होता है और अन्य न्यायाधीश वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। उसी प्रकार से जो कैग का वेतन होता है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो वेतन होता है वह 2.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। कितना होता है? 2,50,000 रुपये प्रति माह होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। पहला क्या है? भारत का जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है वह भारत के प्रत्येक राज्य के संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश के व्यय संबंधी लेखाओं का परीक्षण करता है। जो कैग होता है, जो भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है, वह संचित निधि पर क्या करता है? नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। संचित निधि क्या होता है? जहां से भारत के विभिन्न नेताओं के या जो प्रमुख होते हैं उनका वेतन कहाँ दिया जाता है? संचित निधि दिया जाता है। तो उस संचित निधि का जो नियंत्रक होता है, ठीक, कंट्रोल होता है, कौन होता है? वह होता है कैग। उस पर कौन नियंत्रण करता है? संचित निधि पर नियंत्रण कौन करता है? कैग करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, वही लिखा गया है, भारत के प्रत्येक राज्य के संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेशों के व्यय संबंधी लेखाओं का विवरण और परीक्षण कौन करता है? कैग ही करता है। ठीक, आगे जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है अर्थात जो कैग होता है वह सेवानिवृत्ति के पश्चात, अर्थात उसकी क्या हो गई है? उसका कार्यकाल पूरा हो गया, उसका 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया, तो वह उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद पुनः धारण नहीं कर सकता है। भारत सरकार के अधीन सरकारी कोई भी पद वह धारण नहीं कर सकता है। कब? जब उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए पूरा हो जाता है। वही लिखा गया है, कैग सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है।
कोई पद धारण कर सकता है, अर्थात उसका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो गया तो भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। कौन? कैग, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। आगे क्या है? कैग का गठन, महालेखा नियंत्रक का गठन लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था? पूछा गया है कि कैग का गठन किसने किया था? किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने किया था। आगे, महालेखा नियंत्रक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। और देखो, लोक लेखा समिति एक होता है, लोक लेखा समिति एक होता है प्रारूप लेखा समिति, प्रारूप समिति। एक होता है लोक लेखा समिति, क्या होता है? प्रारूप समिति। तो जो कैग की जो रिपोर्ट होती है, जो जांच होती है, जो वह जांच करता है, उसकी जांच किसके पास सौंपी जाती है? उसकी जांच सभी किसके पास जाता है? लोक लेखा समिति के पास भेजा जाता है। और उसको चेक कौन करेगा? उसके बाद सौंप कहाँ दिया जाता है? वह राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया जाता है। तो जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। और सौंप किसके पास आ दिया जाता है? राष्ट्रपति महोदय के पास सौंप दिया जाता है। आगे, कैग भारत सरकार के आय व्यय की जांच करने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था है। पूछा गया है कि भारत सरकार के आय और व्यय का जांच करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? कैग ही है, अर्थात महालेखा नियंत्रक परीक्षक ही है। भारत सरकार जो आय व्यय करती है, भारत सरकार मतलब प्रधानमंत्री महोदय या देश के मुखिया, ठीक, जो आय व्यय करते हैं राज्य में, जो खर्च उसके निर्माण के लिए, उसके प्रावधान के लिए जो भी आय और व्यय खर्च किए जाते हैं, जो पैसे खर्च किए जाते हैं, उन सभी लेखाओं का विवरण या जांच पड़ताल कौन करता है? कैग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कैग द्वारा किया जाता है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक द्वारा किया जाता है। वही कह रहा है, कैग जो होता है वो भारत सरकार के आय और व्यय का जांच करने वाली सबसे बड़ी क्या है? संस्था है। क्या सबसे बड़ी संस्था है? समिति है। आगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान 1919 के अधिनियम द्वारा लिया गया था। पूछा गया है कि कैग का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा संविधान में लिया गया है? किस द्वारा? 1919 के अधिनियम द्वारा लिया गया है। कैग का प्रावधान 1919 के अधिनियम द्वारा लिया गया है। आगे, कैग अर्थात महालेखा नियंत्रक परीक्षक लोक लेखा समिति से मित्रवत संबंधित है। यहाँ पर कई बातें हैं, चाहे हम कहें घनिष्ठवत, चाहे हम कहें कि जो कैग होता है वह भारत का क्या होता है? भारत सरकार क्या होता है? संरक्षक होता है, ठीक। और क्या होता है उसका? हम कह कहीं लिखा गया दार्शनिक होता है। क्या होता है? दार्शनिक होता है या विधिवेत्ता होता है, बहुत जानकार होता है। कौन जानकार होता है? कैग। तो कैग क्या होता है? लोक लेखा समिति से क्या होता है? मित्रवत उसका संबंध होता है। किसका होता है? कैग का लोक लेखा समिति के साथ क्या होता है? मित्रवत संबंध होता है, ठीक। आगे, कैग को अनुच्छेद 148 भाग 1 के तहत, कैग को अनुच्छेद 148 भाग 1 के तहत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, उसी प्रकार से कैग को भी अर्थात महालेखा परीक्षक को भी उसके पद से हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया लाना पड़ेगा, ठीक। आगे, अंबेडकर जी ने कहा था, अंबेडकर जी ने क्या कहा? कैग भारतीय संविधान के तहत अर्थात महालेखा नियंत्रक परीक्षक भारतीय संविधान के तहत महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। क्या होता है? जो कैग होता है, जो महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है, वह भारतीय संविधान के तहत महत्वपूर्ण सबसे मेन अधिकारी होता है, ठीक। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के संरक्षक में क्या होता है? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षक में से एक है, अर्थात भारत सरकार क्या होता है? संरक्षक होता है। कौन संरक्षक होता है? कौन? कैग होता है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है। किसने कहा था? अंबेडकर जी ने कहा था जो कैग होता है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षक में से एक है, अर्थात क्या होता है? संरक्षक होता है। कौन होता है? कैग। आगे, भारत के पहले कैग कौन थे? भारत के पहले महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव थे। कौन थे? बी नरहरि राव थे। और वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो वर्तमान समय भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। आगे हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में प्रावधान दिया गया है।
महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में प्रावधान दिया गया, एकदम विस्तार से बताया गया है। तो महान्यायवादी होता क्या है? महान्यायवादी जो होता है यह ना तो लोकसभा या संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है। जो महान्यायवादी होता है यह संसद के किसी भी सदन, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, ठीक। लेकिन मंत्रिमंडल में या लोकसभा में सरकार के पद सुनवाई या गवाही दे सकता है। कौन दे सकता है? कौन? महान्यायवादी। किसी भी सदन में बोलने का उसको अधिकार होता है, लेकिन किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है। जो महान्यायवादी होता है, पूछा गया है, महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन में पार्टिसिपेट कर सकता है, अर्थात बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा का ना तो मेंबर होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में बोल सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। तो हम लोग समझेंगे कि महान्यायवादी कैसे नियुक्ति होती है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है वह भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। और इसका जो त्यागपत्र होता है, महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति महोदय को देता है। और जो कार्यकाल होता है, जो महान्यायवादी कार्यकाल होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। ये प्रसाद पर्यंत क्या होता है? अर्थात जब तक राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे तब तक वह अपने कार्य पर क्या रहेगा? आसीन रहेगा। और जब राष्ट्रपति महोदय क्या जाएंगे, नहीं चाहेंगे, उसको कार्य से हटा दिया जाएगा। तो वही कहा गया है राष्ट्रपति के क्या? राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे तब तक अपने पद पर क्या रहेगा? आसीन रहेंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगे? अपने पद से हट जाएंगे। आगे क्या है? योग्यता। तो महान्यायवादी की जो योग्यता होती है वह भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसा होती है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता होनी चाहिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं, उसी प्रकार से भारत के महान्यायवादी को भी बनने के लिए क्या होना चाहिए? योग्यताएं होनी चाहिए। तो अगला वेतन। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल वेतन कितना होता है? 2,80,000 रुपए प्रति माह होता है। एक होता है अटॉर्नी जनरल, एक होता है सॉलिसिटर जनरल। क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल। तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वह भारत सरकार का सबसे विधि अधिकारी होता है, सबसे मेन अधिकारी होता है। उसको सलाह देने के लिए, भारत सरकार को सलाह देने के लिए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक जो विधि अधिकारी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी कहते हैं महान्यायवादी। अगर राष्ट्रपति महोदय या प्रधानमंत्री के प्रति कोई मामले फायर दर्ज होता है तो वहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय कोर्ट में नहीं जाएंगे। कौन जाता है? महान्यायवादी उनके प्रति क्या करता है? सुनवाई या गवाही देने के लिए जाता है। वहां पर प्रधानमंत्री नहीं जाएगा। ठीक। आगे क्या है? वेतन कितना होता है? 2,80,000 रुपए प्रति माह होता है। कुछ हम लोग पढ़ेंगे। हम महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? राज्य के सभी न्यायालयों में सरकार के प्रति सुनवाई करने का अधिकार किसको है? महान्यायवादी को है। पूछा गया है राज्य के सभी न्यायालयों में यदि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसका सुनवाई करने का अधिकार किसको है? किसको है? महान्यायवादी को ही है। वह भारत के किसी भी हाईकोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में, भारत के किसी भी हाईकोर्ट में वह सरकार के प्रति सुनवाई कर सकता है, जवाबदेही सकता है। कौन सकता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। जो महान्यायवादी होते हैं या जो कैग होते हैं वो IAS लेवल क्या होते हैं? अधिकारी होते हैं, अर्थात जानकार व्यक्ति होते हैं। इसलिए क्या होते हैं? वह महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उनको समय समय पर चेतना देता रहता है, उनको समय समय जानकारी देता रहता है। कौन देता रहता है? महान्यायवादी। सरकार को ठीक उनको क्या सलाह देता रहता है। कौन देता रहता है? महान्यायवादी। आगे महान्यायवादी अनुच्छेद 88 में बताया गया है। अनुच्छेद 88 में कहा गया है जो महान्यायवादी होता है वह संसद के किसी भी सदन का ना तो सदस्य होता है, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो, ना तो किसी भी सदन का सदस्य होता है और ना ही किसी भी सदन में उसे मत देने का अधिकार है। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में
चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, ना तो वह किसी सदन में मत देने को उसके अधिकार नहीं है। और कहा गया है लेकिन अधिकार नहीं है, लेकिन किसी भी सदन में वह सरकार के प्रति सुनवाई या जवाबदेही हो सकता है। कौन? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे क्या है? ब्रिटेन में जो महान्यायवादी होता है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, वह मंत्रिमंडल का मेंबर होता है। मंत्रिमंडल क्या होता है? मेंबर होता है, सदस्य होता है। लेकिन भारत का महान्यायवादी जो होता है वह मंत्रिमंडल अर्थात क्या संसद का कोई मेंबर नहीं होता है। पूछा गया है कि महान्यायवादी क्या संसद का सदस्य होता है? तो नहीं, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी सरकार का सदस्य होता है, मेंबर होता है। आगे क्या है? महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में अनुच्छेद 76 भाग 3 बताया गया है, अनुच्छेद 76 भाग 3 बताया गया है कि महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार की पैरवी या मुकदमा लड़ सकता है। अगर सरकार के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति ठीक कोई भी आरोप लगाया जा रहा है तो वह भारत के किसी भी राज्य में हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उनके प्रति मुकदमा लड़ सकता है। कौन सकता है? महान्यायवादी। वहां प्रधानमंत्री मुकदमा लड़ने नहीं जाए, कौन जाएगा? महान्यायवादी ही जाते हैं। ठीक, आगे अनुच्छेद 165 में बताया गया है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार की सहायता करता है। तो राज्य सरकार अर्थात राज्य सरकार मतलब क्या? मुख्यमंत्री की सहायता कौन करता है? महाधिवक्ता करता है। तो उसकी नियुक्ति किस द्वारा की जाती है? उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, वह राज्यपाल करता है। कौन नियुक्ति करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति। और जो महाधिवक्ता होता है वह मुख्यमंत्री क्या करता है? उसको सलाह देता है, सहायता प्रदान करता है। कौन? महाधिवक्ता। आगे क्या है? सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति 3 वर्ष की जाता है। देखो, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का कार्यकाल का कोनो प्रावधान नहीं है संविधान में, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, अर्थात उनकी इच्छा तक बना रहता है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति जो होती है वह 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए होती है? 3 वर्ष के लिए होती है। और जो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है यह अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए किया जाता है, अर्थात महान्यायवादी की सहायता के लिए, उनको सहायता के लिए क्या किया जाता है? सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किया जाता है। तो पूछा गया है भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? मोतीलाल सीतरवाल थे। कौन थे? मोतीलाल सीतरवाल थे। आगे है भारत में वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। कौन है? भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल है। जय हिंद।